नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा पीटी यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा होम सीरीज आपको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, डेली आपको एक सेट दिया जाता है। ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये सिर्फ जो है आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में ऑफलाइन ये दिया गया है। ठीक है, वहाँ से जो भी सेट आपको होता है हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से और चैनल के माध्यम से जो है आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप लोग डेली सेट अगर लगाना चाहते हैं तो आपको बस यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि जो भी यहाँ से नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो यहाँ पे डे बाय डे हम लोग देखेंगे और ये 75 क्वेश्चन का आपको सीरीज चल रहा है। ठीक है, ये आपका होम वर्क सीरीज है, यानी कि सर के द्वारा दिया जाता है आपको। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा का दिन जो है उसी को टेस्ट लिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो व्यक्ति अगर वैकेंसी के इंतजार में है तो इंतजार ना करें, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है और जैसे ही 1 मंथ के बाद आपको जो है पीटी एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जो है हम लोग लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा कि जो G20 के 19वें शिखर जो सम्मेलन का आयोजन हुआ था ये आपको रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये कहाँ पे है? तो ये आपका ब्राजील में है, याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया है कि G20 की स्थापना कब किया गया है। तो G20 की स्थापना आपको 1919 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें कह रहा है कि G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपको 2023 में जो है आपको भारत में किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको आंसर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अगर आप कहिएगा तो हम यहाँ पे लिख के आपको मेंशन कर देंगे, लेकिन आज जो है शुरुआती था इसलिए हम आपको आंसर नहीं लिखे, हम आपको बताते चल रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था कि G20 का 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। G20 की स्थापना कब हुआ? तो आपको 1919 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये आपको भारत में किया गया था। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो ये आपका था 105वां, याद रखिएगा। भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कितना था? 105। ठीक है, आगे देखिए इसमें कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसमें भारत का स्थान कितना है। तो इसका स्थान है आपको 134। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 हो गया। अब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपको दिया है तो इसमें भारत का स्थान है 159। ठीक है, यहाँ पे तीनों हो गया। अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक में भारत का स्थान 105, देखिए 2024 का है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 134 और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है 159। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है। तो उत्तर कोरिया ने अपना शत्रु राष्ट्र बनाया है अपने संविधान में, किसको? तो दक्षिण कोरिया को, याद रखिएगा। किसका बनाया है? तो दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा कि साउथ कोरिया को जो है वह अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र जो है माना है। आगे दिया है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को किस रेखा के द्वारा अलग किया जाता है। तो 38वीं अक्षांश रेखा, याद रखिएगा। 38वीं अक्षांश रेखा के तहत जो है उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया को हम लोग अलग करते हैं। आगे दिया है कि बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश के द्वारा किया गया। तो ये आपका देश है चीन, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? चीन निकल जाएगा कि बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत जो है आपको चीन के द्वारा किया गया है। आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया है। तो ये मना कौन कर दिया है? तो याद रखिएगा ये कर दिया है आपको ब्राजील। कौन किया है मना? ब्राजील कर दिया गया है। और बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो चीन के द्वारा किया गया। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे दिया कि हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा किया गया। तो ये आपको किया गया है मॉरिशस को, याद रखिएगा। क्या आंसर निकल जाएगा? मॉरिशस। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि चागोस द्वीप समूह किस महासागर में आपका अवस्थित है। तो ये आपका पड़ता है हिंद महासागर में।
ठीक है, याद रखिएगा हिंद महासागर। यहाँ पे हो जाएगा मॉरिशस, यहाँ हो जाएगा आपका हिंद महासागर। चलिए आगे यहाँ पे करा है कि फार्म ऑयल की बिक्री किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का जो है निर्णय लिया है। तो ये आपका कौन लिया है, तो इसमें भी आपका हो जाएगा मलेशिया। क्या हो जाएगा इसमें आंसर, मलेशिया। ठीक है, आगे दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल का उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा विश्व में आपका इंडोनेशिया है। अगर यही भारत पे कहेगा कि पाम ऑयल का उत्पादन सबसे कौन करता है राज्य, तो राज्य याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या हो गया, 6 के आंसर आपका निकल के आ गया मलेशिया, और इसमें विश्व में आपका पूछेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा, और भारत में पूछेगा तो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आगे दिया कि किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौता से कथित तौर पर हटने का विचार किया है। किसमें, पेरिस समझौता से। तो ये आपको हटने का विचार किसने किया है, तो अर्जेंटीना, याद रखिएगा कौन हो जाएगा, अर्जेंटीना। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि COP21 का आयोजन कब किया गया। तो ये आपको आयोजन किया गया था 2015 में आपका पेरिस में। ठीक है, पेरिस समझौता के तहत कराया गया किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया। तो इसमें एक संगठन था ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे। तो ये आपको रहे थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबोतो, याद रखिएगा। 76वें गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपका कौन थे, तो प्रोबो सुबोतो, याद रखिएगा। आगे दिया कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो है शुरू किया गया। तो ये आपको UNO के द्वारा, किसके द्वारा, UNO के द्वारा। और UNO की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने संगठन पे जो है हस्ताक्षर किया था। तो इसमें 3 देश ने हस्ताक्षर किया था। कौन कौन था, तो USA, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन, याद रखिएगा। 10 का आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 3 देश हो जाएगा आंसर में। और वह 3 देश कौन कौन था, तो एक था आपको USA, दूसरा था यूरोपीय यूनियन, और तीसरा था आपको ब्रिटेन। आगे दिया कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में वार्षिक व्यय किस योजना पर किया गया, सबसे अधिक जो है व्यय। तो ये था आपको PM गरीब कल्याण योजना। ठीक है, 2024-25 में पूछेगा कि बजट पर सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया, तो PM गरीब कल्याण योजना के तहत, याद रखिएगा PM गरीब कल्याण योजना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 12 नंबर। 12 में कह रहा है कि विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है। तो विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ा आपका योजना जो है आपका जन धन योजना है, जिसका शुरुआत जो है आपको 2014 में किया गया था। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा जन धन योजना। आगे दिया है कि पर्वत चोटी महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणियां से है। तो ये आपका है पश्चिमी घाट, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, 13 का आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो सबसे अधिक आपका है मध्य प्रदेश में। टोटल कितना उद्यान है, तो 12 उद्यान है। 14 का आंसर याद रखिएगा मध्य प्रदेश। RBI कह रहा है कि 15 नंबर में कि RBI का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये आपको कोलकाता में। ठीक है, याद रखिएगा कोलकाता। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि MISA को कब निरस्त किया गया था। तो निरस्त पूछेगा तो आपको 1977 में, याद रखिएगा। निरस्त पूछेगा तो आपको 1977, और इसको लाया कब दिया गया था, तो पूछेगा कि लाया गया था आपको 1971 में। MISA को लाया गया था 1971 में, निरस्त कब किया गया, 1977 में। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ कौन सी है। तो सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं आपका घाघरा, याद रखिएगा आंसर इसका निकल के आएगा घाघरा। अब ये कहाँ की है, बाईं की ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, घाघरा। तो 17 की याद रखिएगा घाघरा। विश्व में पहला स्वतंत्रता किस महाजनपद में स्थापित किया गया था। तो ये आपका वजी, याद रखिएगा आंसर जो इसका हो जाएगा वजी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जीवाणु जनित कह रहा है
वह बीमारी जिसमें आंत ज्वर भी कहा जाता है, तो ये कौन सा है, तो टाइफाइड। आंसर निकल के आ जाएगा किसका, टाइफाइड, याद रखिएगा। आगे दिया है कि भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी और पहली बार भारत रत्न से कितनी विभूतियों को नवाजा गया था। तो याद रखिएगा कि 1954 में इसको अति किया गया था, ठीक है, 1954 में। चलिए अगला है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, राज्य का पूछ रहा है, तो राज्य का पूछेगा तो विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। आंसर इसका हो जाएगा 21 का विधानसभा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान का है कि फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी। तो ये आपको फ्रांस के कहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन दो नेताओं ने, तो एक था मरियोपो और दूसरा था आवेसी, याद रखिएगा। मीरायोपो था और एक था आपको आवेसी, ये दोनों याद रखिएगा आप, मीरायोपो और आवेसी। भारतीय संविधान का कहा है कि कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है हटा दिया गया था। तो याद रखिएगा कि आंसर इसका हो जाएगा भाग 7। भाग 7 को जो है आपको 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया था। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो जितना भी आपका अनुच्छेद है वो सारा हम एक वीडियो में कवर कर देंगे, जिससे आपको अनुच्छेद कहीं से भी कोई अनुच्छेद आप बता सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको सारा अनुच्छेद जो है एक वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। और बिहार दरोगा में आपको 2 से 3 अनुच्छेद जो है आपको पूछता ही पूछता है। आप देखिएगा प्रीवियस उठाकर आपको अनुच्छेद 2 पे रहेगा ही। तो आप कमेंट कीजिएगा और 100 लाइक कम से कम कीजिएगा। 100 लाइक और कमेंट अगर आप करते हैं तो हम आपको सारा अनुच्छेद जो है एक वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि तिब्बतीय धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया था। तो ये भारत में शरण जो है आपको 1959 ईस्वी में लिए थे, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1959। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक जो प्रधान होता है वो आपका होता है भारत का राष्ट्रपति। इसका आंसर याद रखिएगा, राष्ट्रपति। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है। तो सबसे बड़ा होगा आपको हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सबसे बड़ा याद रखिएगा कि हेमिस हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछेगा तो साउथ बटन नेशनल पार्क हो जाएगा, याद रखिएगा, साउथ बटन नेशनल पार्क। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथ में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर अवस्थित है। तो 2 जो है इसका 16 महाजनपदों में से 2 ऐसा जनपद है जो भारत के बाहर स्थित है। कौन सा है, 2 है। कौन कौन है, तो एक पड़ता है आपको कंबोज और दूसरा पड़ता है आपको गंधार, ठीक है। ये दोनों जनपद जो है आपको भारत से बाहर है। तो इसका 27 का आंसर भी आप याद रखिएगा कि 2 कौन कौन, कंबोज और गंधार। आगे दिया है कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये आपका है गोदावरी, ठीक है, याद रखिएगा, गोदावरी। चलिए आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला है कि अन्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्य आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है। तो सबसे बड़ी योजना यहाँ पे आ जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, याद रखिएगा। आपका 29 का आंसर निकल के आएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन किस अंतःस्रावित ग्रंथि से निकलता है। तो ये आपको निकलता है एड्रिनल से। किससे निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से। चलिए आगे देख लेते हैं। भुगतान संतुलन की समस्या ने कहा है कि किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया था। तो ये आपको दिया था जन्म 1991 में। इसका आंसर हो जाएगा 1991। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बोल रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर, क्या कह रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर कह रहा है कि बिहार का सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है। तो इसका स्थान है आपका 13वां। अगला देखिए यहाँ पे पॉलिटी का दिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके का, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
चलिए, इसमें कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा जो है कब स्वीकार किया गया था। तो ये आपको 22 जनवरी, याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 ईस्वी में। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। संविधान का अंतिम रूपरेखा यानी कि ड्राफ्ट किसके द्वारा जो है दी गई थी। तो ये आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है, भीम राव अंबेडकर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था। जो भारतीय का जो संविधान है उसका हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया। तो बसंत कृष्ण जी, याद रखिएगा, बसंत, आंसर इसका निकल के आएगा बसंत कृष्ण जी, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे दिया है 36 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। तो प्रांतों के विधानसभा के द्वारा। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो ये आपको प्रांतों के विधानसभा के द्वारा, आंसर निकल के आएगा क्या, प्रांतों के विधानसभा के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि 1947 में इसमें कह रहा है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे। तो याद रखिएगा कि टोटल पूछेगा सदस्यों की संख्या तो 389 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि विभाजन के बाद, तो विभाजन के बाद आपको कितना था, तो 299। इसका आंसर निकल के आएगा 299, लेकिन जब टोटल की बात कहेगा तब 389 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधित सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे H.J. हाइवर। कौन थे, H.J. हाइवर, इसका आंसर निकल के आएगा। अगला है कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये आपका मुंबई, ठीक है, याद रखिएगा मुंबई आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ दिया है कि संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारूप समिति का गठन जो है आपको अगस्त 1947 में किए थे, ठीक है, याद रखिएगा अगस्त 1947। आगे दिया है कि संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो याद रखिएगा कि हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे इसमें जो है देशी रियासतों में भाग नहीं लिए थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 42 में यहाँ पे क्या कह रहा है। 42 में आपका यहाँ पे आंसर दिया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितने निश्चित की गई थी। तो 389 निश्चित किया गया था। अभी जस्ट पहले ही क्वेश्चन में बताए थे, विभाजन की बात कहेगा तो 299 और कितने निश्चित किया गया था, तो 389। तो यहाँ पे आंसर 389 हो जाएगा। निम्न में से कह रहा है कि किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो ये आपको स्वराज विधेयक के तहत 1895 ईस्वी में, याद रखिएगा 1895 में स्वराज विधेयक के तहत, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो ये आपको फ्रैंक फ्रेजर के द्वारा, किसके द्वारा पूछ रहा है यहाँ पे, तो फ्रैंक फ्रेजर के द्वारा। आंसर याद रखिएगा फ्रैंक फ्रेजर हो जाएगा। अभिशक्तियाँ का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको लिया गया है कनाडा के संविधान से, कनाडा, याद रखिएगा कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से। आगे दिया है कि 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक में भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही, ठीक है। तो 3 वर्ष 1 मंथ 16 दिन, याद रखिएगा 3 वर्ष 1 मंथ, ठीक है, 16 डेज, ठीक है, याद रखिएगा 3 ईयर 1 मंथ 16 दिन। आगे दिया कि कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी। तो ये आपको रखा था फैजपुर, याद रखिएगा फैजपुर अधिवेशन में, किसमें, फैजपुर अधिवेशन में। आगे दिया है कि किस संविधान सभा के द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। तो आपको BN राव को,
याद रखिएगा BN राव को जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है इनको चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में कहा है कि आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? तो आपको 3 याद रखिएगा, कौन कौन था? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक था। ठीक है, इसमें कहा है कि आर्थिक न्याय का लक्ष्य घोषित किया था, कौन था? तो 3 गो था, सामाजिक था, आर्थिक था और आपका कौन था? तो राजनीतिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था जुलाई 1946 में। ठीक है, जुलाई 1946 ईस्वी। BL मित्र की जगह किस प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था? तो N माधवन को याद रखिएगा, किसको बनाया गया था? तो N माधवन को जो है BL मित्र की जगह जो है प्रारूप समिति का इनको सदस्य बनाया गया था। याद रखिएगा कि N माधवन हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि सही मिलान कीजिए। ठीक, यहाँ पे दिया है नीति और दूसरा तरफ दिया है गवर्नर। तो द्वैध शासन, ठीक है, तो द्वैध शासन कौन थे? तो ये आपका लॉर्ड ऑफ क्लवाई हो जाएगा। सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली और व्यापकता सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा, द्वैध शासन लॉर्ड क्लवाई, सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली और व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आगे दिया है कि 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन था? ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा कि ये थे आपको बेंसी टॉट। कौन थे? बेंसी टॉट। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा। अंग्रेज ने कहा कि अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के साथ नाजामत यानी कि सूबेदारी भी प्राप्त की? कौन था? तो मीर कासिम। आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दिया? तो ये कौन दिया था? तो एम पाणिकर के द्वारा जो है यह स्टेटमेंट दिया गया था। आगे दिया है कि सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत या प्रारंभ करने का श्रेय किससे प्राप्त है? तो ये आपको डुप्ले का। ठीक है, कौन हो जाएंगे? डुप्ले। डलहौजी ने कहा है कि भारतीय राज्य हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो ये आपको 3 श्रेणियों में विभाजित किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा है कि कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप नीति का उल्लंघन किया? तो तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा जो है लागू किया गया? तो ये आपको रॉबर्ट क्लवाई के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली जो है किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लवाई के द्वारा। रिंग ऑफेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से था? तो ये आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, अगर आपको इसका 7 डेज वाला भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और क्या बोला जाता है अनुच्छेद का वीडियो भी चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिएगा। भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई थी? तो ये आपको 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो ये आपको 1793 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया था 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो रैतवाड़ी बंदोबस्त। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? रैतवाड़ी बंदोबस्त के तहत। ठीक है, चलिए 1792 में कहा है कि रैतवाड़ी व्यवस्था को 12 महल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? तो ये आपको अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। याद रखिएगा, हो जाएगा इसका आंसर अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 65। ठीक है, 65 में क्या कह रहा है? 65 में कह रहा है कि अरावली और विंध्य के बीच का जो पठार है वह कौन सा पठार है?
तो अरावली और बिंद के बीच जो पठार है वो है आपका मालवा का पठार, याद रखिएगा मालवा का पठार। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्र, जो सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। पंजाब हिमालय, तो ये सतलज और सिंधु नदी के बीच है। कहाँ है? पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु नदी के बीच। कुमाऊं हिमालय आपको पड़ता है काली और तीस्ता के बीच। नेपाल हिमालय आपका हो जाएगा काली और तीस्ता के बीच, ठीक है। और असम हो जाएगा तीस्ता और दिहान के बीच। चलिए हो गया यहाँ पे 67। कश्मीर हिमालय में कह रहा है कि हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है करेवा। क्या बोला जाता है? करेवा। चलिए आगे देख लेते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द को किसको निरूपित करता है? तो ये आपको घास के मैदान जो उत्तराखंड में है, ठीक है, याद रखिएगा घास का मैदान है इसका आंसर हो जाएगा, जो आपको उत्तराखंड में पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रेणियां की पूर्वी पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण में आपको हो जाएगा, पहला हो जाएगा पटकाई, ठीक है, याद रखिएगा पटकाई। उसके बाद आपको हो जाएगा नागा, उसके बाद हो जाएगा आपको मणिपुर, उसके बाद हो जाएगा मिजो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। उत्तर पूर्व के कह रहा है कि किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो ये आपको मिजोरम को, किसको बोला जाता है? मिजोरम को। चलिए आगे देख लेते हैं। 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं? तो पश्चिम घाट के अंतर्गत आपको आता है अन्नामलाई, नीलगिरी और काडेडम। काडेडम की पहाड़ी जो है ये आपका पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। कौन कौन? अन्नामलाई, नीलगिरी और काडेडम। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो ये आपको नीलगिरी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में। आंसर इसका याद रखिएगा नीलगिरी। चलिए पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा, कह रहा है केरल कोरोमंडल तट। ये आपका गलत है क्योंकि कोरोमंडल तट जो है आपको ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो इसका गलत हो जाएगा डी नंबर। ऐसे आपका गुजरात हो जाएगा कठियावाड़ तट, महाराष्ट्र हो जाएगा कोकण तट और कर्नाटक हो जाएगा मालाबार तट, ठीक है। कोरोमंडल तट याद रखिएगा तमिलनाडु। चलिए यूनेस्को ने में कह रहा है कि भारत के कुल कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है यूनेस्को में? तो 15 याद रखिएगा। कितना हो जाएगा? 15। और कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2017 में, ठीक है। 2017 में कुंभ मेला को जो है यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी 2025 में कुंभ मेला जो लगा है 144 साल के बाद, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि 2017 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा और पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने यार दोस्त या फैमिली का कोई भी आपका व्यक्ति जो बिहार दरोगा का तैयारी कर रहा होगा तो आप उसको सेंड भी कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसका अगला डे नंबर 7 में, ठीक है। तब तक के लिए जो है आप लोग अच्छे से टेस्ट को लगाइए।